बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रेजिग्नेशन ले लिया है। इस डिसीजन से साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रेजिग्नेशन लेने के बाद हसीना शेख ने डिसाइड किया कि वो बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया चली जाएंगी। जब भी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बांग्लादेश को हेल्प किया इंडिपेंडेंस दिलाने में, उनकी फैमिली को दे विल प्रोवाइड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। वो रिजर्वेशन का परसेंटेज 33% डिसाइड किया गया, जिसके अगेंस्ट कॉमन पीपल ने काफ़ी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट काफ़ी सालों तक चला। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि ये प्रोटेस्ट अभी हद से बाहर जा रहा है, तो उन्होंने ये रिजर्वेशन की परसेंटेज को डिक्रीज कर दिया फ्रॉम 33% टू 5%। बट स्टिल ये प्रोटेस्ट जो था कॉमन पीपल से, बांग्लादेश की कॉमन पीपल से, वो चलता रहा, जिसने फोर्स किया हसीना शेख को कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रेजिग्नेशन लें। बांग्लादेश पहले से ही कोविड-19 पेंडेमिक से अच्छी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है। करंटली वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी काफ़ी फेस कर रहा है और साथ ही साथ बांग्लादेश का जो करेंसी वो भी भारी मात्रा में डेप्रिशिएट हो रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा डिसीजन लेना ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ था हर एक कंट्री के लिए। बट आफ्टर दिस वहाँ की जो आर्मी थी उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल फॉर्म अ इंटरिम गवर्नमेंट और वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो अराइज हुए है उनको कंट्रोल करेगी। बांग्लादेश मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू अर्न करती थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अर्न करती थी। बांग्लादेश का जो मेन एक्सपोर्टर था वो यूके, यूएस और जो काफ़ी कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन में है वो काफ़ी सारा माल इंपोर्ट करती थी बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अब ये डिसीजन के बाद और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो एक्सपोर्ट करती थी या जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू अर्न करती थी उस पर भी इंस्टेबिलिटी आ गई है, उस पर भी एक ब्रेकडाउन हो गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो कंट्रीज़ बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड थी फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो भी इंडिया को एज अ सब्सटीट्यूट प्लेयर देख रही है इन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 10 to 11% जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करती थी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को, वो भी इंडिया को देख रही हैं और इंडिया को जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होने वाली है 10 to 12%। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए। जब हसीना शेख लीडरशिप में थी तो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस थे काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिज्म के खिलाफ, डिफेंस सेक्टर, सिक्योरिटी सेक्टर और काफ़ी सेक्टर्स में डेवलपमेंट लाई थी। उनके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी ट्रीटीज़ और ट्रेड यूनियंस साइन हुए, ट्रेड ट्रीटीज़, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, आपस में बहुत सारी लैंडिंग और इन्वेस्टिंग भी होती थी। तो काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे इंडिया और बांग्लादेश के, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता था हसीना शेख को। इसीलिए उन्होंने हॉस्टेज और शेल्टर प्रोवाइड किया हसीना शेख को आफ्टर गिविंग द रेजिग्नेशन फ्रॉम पीएम पोस्ट। बट शेल्टर प्रोवाइड करने से हसीना शेख को ये इंडिया के लिए एक कंसर्न भी हो सकता है ऑन अ ग्लोबल लेवल, क्योंकि जो अभी पॉपुलैरिटी है हसीना शेख की वो काफ़ी ख़राब हो गई है, वो अनपॉपुलर हो गई है, डिफेम किया गया उन्हें काफ़ी, जिसकी वजह से जो इंडिया के रिलेशंस थे विद वेस्टर्न कंट्रीज़ उस पर भी एक भारी नुकसान हो सकता है इंडिया को। एक और टेंशन अराइज होगा इंडिया के लिए कि जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी वहाँ पर बांग्लादेश में, वो क्या सेम सपोर्ट और सेम रिलेशन मेंटेन कर पाएगी इंडिया से कि नहीं। तो ये भी काफ़ी एक अनसर्टनिटी सा क्वेश्चन रेज करता है इंडिया के लिए। एंड ये भी खतरा है कि जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं, जो इस्लामिस्ट कल्चर है, अगर वो इन बांग्लादेश में लाया गया तो जो हिंदूज़ वहाँ पर जो स्टे कर रहे हैं, वहाँ पर बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो उनका क्या होगा। अगर उनके साथ वायलेंस करना स्टार्ट हुआ तो वो भी एक खतरे का सिग्नल, एक रेड फ्लैग है इंडिया के लिए, एक वार्निंग सिग्नल है इंडिया के लिए। पहले से अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो करंट सिचुएशन है विद नेबरिंग कंट्रीज़ वो काफ़ी ख़राब है। फॉर एग्जांपल लाइक नेपाल, श्रीलंका, तालिबान, तो इनसे काफ़ी अच्छे रिलेशंस नहीं है हमारे। और इसके बाद बांग्लादेश में ऐसा होना तो ये काफ़ी एक ख़राब सिग्नल है इंडिया के लिए। अगर चाइना और पाकिस्तान ने ये अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और कंट्रोल बनाने का ट्राई किया बांग्लादेश पे, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट हो सकता है ऑन अ ग्लोबल लेवल। और जो भी बिजनेसेस हमारे बांग्लादेश में है, इंडियन रेसिडेंट्स के जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो वो भी अफेक्ट हो सकती है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो बिजनेस सेटअप हुए हैं बांग्लादेश में फ्रॉम इंडियन रेसिडेंट्स, वो शिफ्ट करने पड़ सकते हैं वापस इंडिया में, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होगा इंडिया के लिए। फिलहाल तो इंडिया वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी फॉलो कर रही है और पेशेंटली वेट कर रही है, और हम सब भी एज ए इंडियन रेसिडेंट वेट कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट मूव का, कि इंडिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। इंडिया की ये हिस्ट्री रही है कि हमने कभी भी कोई भी कंट्री जो प्रॉब्लम में होती है उसको एक्सप्लॉइट या उस पर अपना हुक्म जताने का कभी भी ट्राई नहीं किया है।
इंस्टेड हमने उनको इंडिपेंडेंस दिलाने में, वहाँ पर स्टेबिलिटी लाने में हेल्प की है, उनको किस सही सिचुएशन में वापस लाने की हेल्प की है। ये बांग्लादेश के साथ हमने पहले भी किया है और मुझे लगता है कि सेम पॉलिसी इंडिया फिर से यूज़ करेगा। हम कभी भी किसी कंट्री को एक्सप्लॉइट या किसी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए या जीतने के लिए या उस पर कंट्रोल हक जताने के लिए कभी भी ऐसा हमने सोचा भी नहीं है। हमारी पॉलिसी ऐसी कभी बनी नहीं।